हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चे आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल्स। सही सुन रहे बच्चों, हम लोग करने वाले हैं ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है सर केमिस्ट्री के अगर आप नोट्स प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो सर कम से कम न्यूमेरिकल तो हमें समझा दीजिए, बता दीजिए। तो बच्चों आप लोगों के डिमांड पे हम ठोस अवस्था के आज न्यूमेरिकल कराएंगे। जहाँ जहाँ से इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, एनसीईआरटी के जितने भी हम कह सकते हैं प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे। और अगर बच्चों आप लोगों का इसका रिस्पांस अच्छा रहता है तो केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है बच्चों। और वो रिस्पांस हमें मिल जाएगा आपके व्यूअरशिप से कि आप लोग इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो हम ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि मैंने सबको यही प्रिस्क्राइब किया है कि आप लोग केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़िए, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन आते हैं, बिना कभी कभी तो बिना नंबर चेंज किए भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यह आपके पाठ्यनिहित प्रश्न में का पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, जो कह रहा है बच्चों कि एक यौगिक दो तत्व, एक यौगिक दो तत्व, एक यौगिक दो तत्व M और तत्वों M और N। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है या इस चैप्टर को आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन जो हमारा नोट्स पढ़ा होगा या कहीं और चीज पढ़ा होगा, एक यौगिक दो तत्व M और N से बनता है, ठीक है। एक यौगिक है जो दो तत्व से बन रहा है, तत्व NCCP संरचना बनाता है। फिर कह रहा है कि जो तत्व NCCP संरचना बनाता है, संरचना बनाता है। यहां पे आप लोगों को CCP क्यों दिया बताऊंगा, बनाता है। और फिर कह रहा है कि जो M है और M के परमाणु चतुष्फलीय रिक्तियों के, और M के परमाणु, कह रहा है कि जो M है इसके परमाणु 1/3 चतुष्फलकीय, ठीक है बच्चा, मैं सही लिख रहा हूं ना, 1/3 जी, 1/3 भाग M के परमाणु चतुष्फलीय रिक्तियों के, चतुष्फलकीय रिक्तियों के, चतुष्फलीय रिक्तियों के 1/3 भाग को भरते हैं बच्चों। 1/3 भाग को क्या करते हैं, 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं, मतलब भरते हैं, वही अध्यासित करते हैं। तो कह रहा है यौगिक का सूत्र बताइए, यौगिक का सूत्र क्या है, यौगिक का सूत्र क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको नोट्स में से एक चीज पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नोट्स में से क्या पता होना चाहिए, तो बस एक चीज पता होना चाहिए कि जो चतुष्फलकीय है, जो सीसीपी संरचना है, इनमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। राइटिंग थोड़ी सी बच्चों बेकार होगी क्योंकि मैं जल्दी में लिखने का प्रयास किया हूं, इसलिए माफी आपसे चाहता हूं। देखिए आपके पास अगर बुक होगी तो आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि तत्व NCCP संरचना बनाता है। तत्व N कैसी संरचना बना रहा है सर, CCP। तो हम लोग मान लेते हैं कि CCP संरचना में जो N में परमाणु की जो संख्या है, परमाणु की जो संख्या है वो क्या है सर, परमाणुओं की संख्या है इसमें N है। तब अगर किसी CCP संरचना में N परमाणु है, ठीक है, N परमाणु है, किसी तत्व के N परमाणु है, तो उनमें चतुष्फलीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, बस यही आपको याद होना चाहिए था। तो सर उसमें इसलिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी,
सर जितने परमाणु हैं उनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2n। अतः चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? 2n होगी। n परमाणु जो है सीसीपी संरचना में, उसमें टोटल n जो परमाणु हैं n तत्वों के टोटल n परमाणु हैं, और जब इनमें n परमाणु हैं तो इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी? सर 2n होगी। अब अगर आप आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि जो m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों की 1/3 भाग को ही भरते हैं, तो m द्वारा भरा गया भाग कितना होगा? m क्या करते हैं, m द्वारा भरा गया भाग जो होगा क्या होगा? 2n/1 हो जाएगा। ध्यान समझिए इस चीज को, रेड मार्कर का है। चलिए m क्या भरता है इसका? सर 2/3 भाग भरता है। तो जब m इसके 2/3 भाग भर रहा है, यानी कि जो m परमाणुओं की संख्या होगी क्या होगी? सर m पर, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर रेड से मत लिखा कीजिए, सॉरी दिखाई नहीं देता है। देखो इसको ब्लैक से लिख दो, चलिए ब्लू से लिखते हैं। m परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? अब मान लीजिए ये कह रहा है m परमाणु जो है 1/3 रिक्तियों को भर रहा है, तो टोटल रिक्तियां जो है 2n है। तो जितने रिक्तियों को भरा जाएगा उतने ही परमाणुओं की संख्या होगी। तो टोटल में से अगर हम, तो ये कितने रिक्ति, इसकी परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? सर हो जाएगी 2n/3, क्योंकि ये इतनी रिक्तियों को ही भर रहा है। ये टोटल चतुष्फलकीय रिक्तियों की 1/3 भाग को भर रहा है, तो टोटल अपॉन में 3, ये इतने भाग को भर रहा है। अर्थात m परमाणुओं की जो संख्या होगी, m परमाणुओं की संख्या 2n/3 होगी, 2n/3 होगी। अब आपसे पूछा क्या? यौगिक का सूत्र। तो देखिए ऐसी स्थिति में जब भी आपसे यौगिक का सूत्र पूछे तो हम परमाणुओं का क्या निकाल देते हैं? सर हम परमाणुओं का अनुपात निकाल देते हैं। ध्यान से सुन लीजिए क्या हम करते हैं। सर हम परमाणुओं का अनुपात निकाल देते हैं। तो हम निकाल देते हैं m तत्व m तथा n के परमाणुओं का अनुपात, परमाणुओं का अनुपात। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ये रॉकेट से, जब मुझे समझ में ये क्वेश्चन आ जा रहा है तो आप लोगों को तो निश्चित ही समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। तो m/n हो जाएगा, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 2n/3। और ये n परमाणुओं की टोटल संख्या क्या थी? सर n। 3 आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा सर 2n/3n, n से n कट जाएगा तो सर हो गया 2 संबंधे 3। यानी कि सर जो m संबंधे n आया सर वो आया 2 संबंधे 3। अब बस कुछ नहीं करना है बच्चों। अब आपसे जो पूछा था परमाणुओं की संख्या आप लिख सकते हैं आसानी से। अब आप परमाणुओं की संख्या आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग परमाणुओं की संख्या लिख देते, सॉरी यौगिक का सूत्र लिख देते, क्योंकि हमसे यौगिक का सूत्र पूछा था। अतः यौगिक का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? सर 2 संबंधे 3, m का 2 तो m2n3। जो यौगिक का सूत्र होगा वो क्या हो गया बच्चों? m2n3। यौगिक का सूत्र क्या हो गया? m2n3। एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 2 तत्व है m और n, लेकिन जो तत्व n है वो CCP संरचना बना रहा है। तो हम मान लेते हैं कि CCP में n परमाणुओं की संख्या, CCP संरचना में जो n है उसके जो परमाणुओं की संख्या है वो n है। अब क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या n है, अतः चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होगी? 2n। ये नियम ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर में अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। अगर कोई भी परमाणु, अगर कोई भी तत्व CCP संरचना में है और उसके n परमाणु है तो उसमें चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होंगी वो कितनी होगी? 2n होगी। सर बहुत बढ़िया। अब क्योंकि इसमें 2n है तो जो m है वो कह रहा है कि हम 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भर रहे हैं, यानी कि जहां जहां चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं वहां हम m वाले तत्व को उठा रहे हैं और रखते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास m वाले तत्वों की क्वांटिटी उतनी ही है कि वो बस पूरी रिक्तियों का 1/3 भाग ही भर सके। तो पूरी रिक्तियां थी 2n और उसका 1/3 भाग भर रही थी, तो जितना भरेगा m उतना ही उसके परमाणुओं की संख्या होगी। तो m के परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 2n/3। अब क्योंकि हमें इसका सूत्र निकालना था तो दोनों का हम
अनुपात निकाल देंगे। आया सर 2 संबंधित 3, तो सूत्र हमारा क्या हो गया सर M2N3। सूत्र हमारा क्या हो गया M2N3। सूत्र हमारा क्या हो गया बच्चों, फिर से बोलेगा M2N3। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अब इसको इरेज करूंगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको एक एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, आप लिख सकते हैं। एक्सरसाइज है पेज नंबर आपका 23, पाठ्य पुस्तक का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1.16। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें हम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक तत्व का मोलर द्रव्यमान। ये देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए बड़े क्वेश्चन 3-4 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि कह रहा है कि एक तत्व का जो तत्व है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान, एक तत्व का जो मोलर द्रव्यमान है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2 संबंधे 7 × 10⁻⁻² kg मोल इनवर्स है। kg मोल इनवर्स है। यह kg मोल इनवर्स है। यह 405 पिकोमीटर, यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा, ये कह रहा है कि 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठक बनाता है। वाला घनीय एकक कोष्ठक बनाता है। क्या करता है? एकक कोष्ठक बनाता है। तो कह रहा है यदि घनत्व, अब घनत्व भी दिया हुआ है, यदि घनत्व, बस एक फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा। यदि घनत्व, यदि उसका घनत्व जो है वो क्या दिया हुआ बच्चों 2.7 × 10⁻³ kg मीटर क्यूब, तो घनीय एकक कोष्ठक की प्रकृति, तो घनीय, देखिए पूछता है ऐसे क्वेश्चन, घनीय एकक कोष्ठक की प्रकृति। देखिए इसमें सारी चीजें दी हुई हैं बच्चों, इसमें सारी चीजें दी हुई, बस एक फॉर्मूले में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और वो क्वेश्चन क्या है बच्चों सर? वो है घनत्व D = ZM/में अगर बात की जाए बच्चों तो सर A³Na। अब इसी फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन ये लगेगा। अब सोचिए सर कैसे लगेगा, तो आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे सारी चीजें आपको दी हुई हैं। जैसे सर पहला देखते हैं, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि सर M दिया हुआ है। तो M कितना दिया हुआ है सर? M दिया हुआ है 2.7 × 10⁻⁻² kg मोल इनवर्स। फिर कह रहा है सर Z दिया हुआ है। देखिए Z दिया हुआ है, नहीं सर Z ही तो ज्ञात करना है, घनीय एकक कोष्ठक की प्रकृति। तो घनीय एकक कोष्ठक की प्रकृति कैसे पता चलेगी? जब Z का जितना नंबर आएगा, जैसे एकक कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या हमें पता लगेगी, तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो एकक कोष्ठक की प्रकृति है वह कैसी है। तो हम जब प्रकृति ही तो पूछा है, तो हमें Z यहाँ पे निकालना है। ठीक है सर। और क्या दिया हुआ है सर? A दिया हुआ है। A की वैल्यू कितनी दी हुई है सर? 405 पिकोमीटर। अब ये तो पिकोमीटर में दिया हुआ है, और पिकोमीटर में तो हम क्वेश्चन कर नहीं सकते, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा सर? 0.5 × 10⁻⁻12। अब -10 को अगर -100 को इधर कर दिया जाए, 10⁻2 को इधर किया जाए, तो क्या हो जाएगा सर? ये 4.05 × 10⁻10 मीटर। इसको हम लोगों ने पहले मीटर में चेंज कर दिया। अब अवोगाद्रो संख्या तो देगा नहीं, ये तो हमें पता है 6.023 × 10⁻23। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? यहां तक अगर सबको पता है तो आगे तो सब कोई हल कर सकता है, आगे तो सब कोई हल कर सकता है। अब इसको अगर हम हल करें तो बस आपको रख देना है फॉर्मूले पे। हमें Z निकालना है तो हम लिख देते हैं
जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? जेड का फॉर्मूला बन जाएगा डी इंटू में ए क्यूब इंटू में एन ए अपॉन में क्या आ गया? एम आ गया। हो गया, सॉल्व कर दो। सर ये डी का मान कहाँ गया? डी का मान सर डी का मान अभी नहीं लिखा, क्या दिया है ना कि यदि घनत्व, तो देखिए यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है, हमने कहा कि डी नहीं दिया तो दिक्कत हो जाता ना। तो 2.7 इंटू 10 के पावर 3 kg मीटर क्यूब। तो अब रख दीजिए सबका मान। तो सर डी दिया हुआ है 2.7 इंटू में 10 के पावर 3, फिर सर ए क्यूब। अब ए का क्यूब करना है बच्चों, तो इसका क्यूब करना है हम लोग को। तो इसको आप अगर क्यूब करें तो देखिए यहाँ पे 4.05 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप हम लोग क्या करते हैं लगभग में कर देते हैं। तो ये इसको 4 मान लीजिए, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा सर? 4 का क्यूब अगर बात की जाए तो हो जाएगा 4 4 16 और फिर 64। बहुत बढ़िया। अब 5 पे करेंगे तो सर 5 5 25 और इंटू 5 सर 125। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 65 और 0.25 इंटू में तो 65.25 इंटू में अगर इसका करेंगे तो सर 10 के पावर -30 और क्या बचा? और सर ए क्यूब हो गया इंटू में होगा संख्या तो 6.023 और इंटू में 10 के पावर 23 अपॉन में आ जाएगा क्या सर? अपॉन में एम। एम की वैल्यू कितनी दी है सर? 2.7 इंटू में 10 के पावर -2 इंटू में 10 के पावर -2। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये 10 घाते 30 और ये 26, ये हो जाएगा कितना बच्चों सर? ये हो जाएगा 26 + 2 28। 28 में से अगर ये जाएगा तो ये आ जाएगा 10 के पावर -2। तो अगर यहाँ से इसको टू देखिए जाए तो 10 के पावर -2 ये आ गया इंटू में। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 2.7 से पहले तो 2.7 कट जाएगा। अरे डी भी 2.7 है, एम भी 2.7 है, एक बार चेक कर लें। हाँ, तो ये 2.7 से 2.7 कट गया। अब अगर इसकी बात की जाए तो सर ये आ जाएगा आपका लगभग 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3 6 36 39। तो सर 390। अब सर वहाँ पे दिया हुआ है 10 के पावर -2। अब पॉइंट में जो आएगा उसको छोड़ दीजिए। पॉइंट में मान लीजिए क्या आ सकता है भाई? ये 25 था, यहाँ पे 02 था, मल्टीप्लाई होगा तो 500 जो भी आया मान लीजिए यहाँ पे 4 ले लीजिए, लगभग यूज उसका नहीं है कोई। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? ये सॉल्व करने पे अब 2 माइनस में इधर है तो आ जाएगा 3.9। और ये 3.9 तो हमने किसी कोष्टक की संख्या पढ़ी ही नहीं। क्या पढ़ी है? 4। अब बताइए ये कौन सा कोष्टक हो गया? जब किसी कोष्टक में एक कोष्टक में 4 परमाणु है तो वो कौन सा हो गया? अगर किसी एकक कोष्टक में 4 परमाणु है तो वो कौन सा एकक कोष्टक हो जाएगा सर जी? FCC यानी कि घनीय एकक कोष्टक। तो इस एकक कोष्टक की प्रकृति एक ऐसी हो गई क्योंकि इस एकक कोष्टक के इसके प्रत्येक एकक कोष्टक में 4 परमाणु है। ये लगभग क्या हो जाएगा? 4। इसमें 4 परमाणु है, अतः यह एक घनीय एकक कोष्टक यानी कि FCC है। ठीक है, क्या है सर? ये एक घनीय एकक कोष्टक है। अब चाहे अब घनीय एकक कोष्टक के फलक केंद्र भी हो सकता है और निबुड़क भी हो सकता है। तो ये क्या है सर? ये एक घनीय एकक कोष्टक है। इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है सर? ये एक घनीय एकक कोष्टक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद से हमें एक्सरसाइज पे आना होगा। देखिए अब हम आएंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बुक में। अभी तक जो हम पृष्ठ में प्रश्न दिए हुए थे उन सारे प्रश्नों को कर रहे थे। देखिए अब फिर कह रहा है कि यहाँ के बाद से डायरेक्ट न्यूमेरिकल है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, चांदी का एक क्रिस्टल FCC जालक में है। यदि कोष्टक के कोरों की लंबाई इतनी हो तथा घनत्व दिया हुआ हो तो चांदी के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अरे यार ये तो और इजी है, ये भी इसी फॉर्मूले पे लगेगा। बस देखिए इसमें एक चीज़ नहीं दिया। अब आपको FCC दिया हुआ है जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा, तो इससे हमें एक क्या निकालना पड़ेगा कि लिंक निकालना पड़ेगा कि किसी भी अगर FCC एकक कोष्टक में अभी जो हम पढ़े उसी पर आधारित है। देखिए अभी जो चीज़ हम लोग पढ़ के आए ना उसी पर आधारित है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि चांदी का, मैंने बोला ना इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते जरूर है बच्चों। कह रहा है कि चांदी का क्रिस्टल FCC जालक में होता है। क्रिस्टलीकरण, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक
देखिए बहुत बच्चे जालक में होता है, बहुत बच्चे इधर के बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे सेंड भी करते हैं इधर के बुक का। अरे आप पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो, एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी है। यदि, ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ, यदि इसकी कोष्ठकों के कोरों की लंबाई, यदि इसके कोष्ठकों के कोरों की लंबाई, अगर इसके कोष्ठकों के कोरों की जो लंबाई है वो क्या है, यदि इसके कोष्ठकों की कोरों की लंबाई जो है वो 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, तथा घनत्व भी दिया हुआ है, तथा घनत्व को मैं डायरेक्ट डी से डिनोट कर दे रहा हूँ। घनत्व जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, जो घनत्व है वो 10⁻10.2 जी सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो चांदी का मोलर द्रव्यमान यानी तो एयू का, सॉरी एयू तो सुना जाएगा ना, एजी का क्या ज्ञात करो, एजी का एम ज्ञात करो, यानी कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। चलिए ये ज्ञात करते हैं, फिर वही फॉर्मूला सर, डी इज टू जेड एम ए क्यूब अपॉन में एन, यही फॉर्मूला फिर हम रिपीट करेंगे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, फिर से हम, कोई दूसरा चेंज नहीं होगा, फिर से वही फॉर्मूला रिपीट होगा। तो फिर से मैं लिख देता हूँ वही फॉर्मूला सर, डी इज टू जेड एम ए क्यूब अपॉन में एन है, यानी कि अवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है सर, ये मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एम इक्वल टू हो जाएगा डी ए क्यूब एन ए अपॉन में डी। बहुत सबसे ज़्यादा बच्चों को न्यूमेरिकल में ये काटने में समस्याएं होती है। अब देखिए ये कैसा है, ये फलक केंद्रीय जालक में व्यवस्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लिख देते हैं पहले ही कि फलक जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है किसी भी जालक में, डायरेक्ट जेड इक्वल टू लिखे ना, मैं भी क्या परिभाषित कर रहा हूँ, जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या जो 4, क्योंकि फलक केंद्रीय, और जेड का मतलब क्या होता है किसी भी एकक कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या, किसी भी एकक कोष्ठक है, एक कोष्ठक में परमाणुओं की, एक जालक में परमाणुओं की संख्या। तो ये 4 होता है एफसीसी में, अभी हम पीछे भी देखते आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से बस एम का मान निकाल लीजिए, सबका मान रख के, डी का मान दिया हुआ है, जी सर बिल्कुल दिया हुआ है 10.5, और देखिए सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और कोरों की लंबाई दी हुई है सर, कोरों की लंबाई इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सर 4 का फिर वही 64, और 7 या 49, और 49 इंटू अगर 7 किया जाए तो करना पड़ेगा ना भाई, 49 इंटू 7, इतना मेरा भी दिमाग स्ट्रॉन्ग नहीं है, 3 6 और 6 7 28 6 सर जी, 28 6 34। अब 34 ये हो गया, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सर 64 था, तो ये जुड़ गया 67, तो क्या हो जाएगा सर 67 पॉइंट, सही कर रहा हूं, हाँ 67, और पॉइंट में कहाँ गया यार 43। अब इसका मल्टीप्लाई सर 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻8 की जगह क्या हो जाएगा -24। अब Na सर 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 4। अब चीज़ों को कट कीजिए भाई सर, यहाँ पे तो पहले 10⁻−1, 10 के पावर क्या हो गया -1। अब देखिए कैसे कटेगा, अब आप लोग इसको कट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। यहां पे आ रहा है 10714, तो एक माइनस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा सर जी 1.714। क्या आ गया, हमें क्या निकालना था, हमारा मोलर द्रव्यमान आ गया। अब कुछ बच्चे लिख देंगे डायरेक्ट m इक्वल टू ये, क्या ये सही है बताइए, मोलर द्रव्यमान उतना ही आया है, लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं सर, सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m इक्वल टू 1.7 ग्राम मोल इनवर्स। इसकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, यूनिट लिखना क्या है, यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमने एक क्वेश्चन बच्चों और देख लिया, एक क्वेश्चन हमने इसका और देख लिया। तो
सॉरी 1 2 का 4 4 2 उसी के आसपास आएगा। ऐसे आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, क्या हो जाएगा भाई 0.47। ये एग्जैक्ट सही मेरा नहीं था ना, इसीलिए मैंने 3 लगा दीजिए आप, इसके पावर में 3। जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। चलिए कहाँ गया बुक भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए सर, इसको सॉल्व करने का तरीका आप देखिए, आप भी सर परेशान हैं सर, इसमें हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं सर, इसको हम लोग कैसे करें। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, देखिए जैसे आप इसको 3 बार लिख दीजिए, 3 बार इसको लिख दीजिए, और एक 1.04 से देखिए वहाँ पर मैंने इसलिए इसको फिर से लिख दिया, क्योंकि आप जैसे इसको क्यूब का मतलब क्या होगा 0.47 इंटू 0.47 इंटू 0.47। अब यहाँ पे नीचे आपका 4 है तो एक 4 से एक 4 काट दीजिए, निश्चिंत होकर काट दीजिए, बचे 2, इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इस 10 को जो 10.5 है इसको इसके साथ कैलकुलेट कर दीजिए सर, 10 के पावर 4 हो जाएगा, 10 के पावर सर क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे भी 24 से 24 को काट दीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और ये जो आएगा लगभग में लिख दीजिए, ब्रैकेट के बाहर क्या दीजिए लगभग, क्योंकि एग्जामिनर भी यही प्रोसेस देखता है, जानता है कि बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं है कि वो एकदम एग्जैक्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो तरीका जो होता है वो भी मैंने आपके साथ बच्चों शेयर कर दिया। फिर देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है कॉपर के साथ, कॉपर FCC क्रिस्टल के रूप में है, लंबाई इतनी है तो दर्शाइए कि इसका घनत्व, ठीक है सेम क्वेश्चन है। फिर विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि लास्ट क्वेश्चन आपको यही एक दिखाई दे रहा है, एक सोने के परमाणु। चलिए एक क्वेश्चन जो लास्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद से आपके कह सकते हैं हम लोग कि इसके सारे एक्सरसाइज आपके मतलब सारे क्वेश्चन जितने भी बन रहे थे, जितने भी इसके NCERT से क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे लगभग क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ टाइम की थोड़ी सी हमारे पास कमी आ रही है बच्चों, और 2 क्वेश्चन बचे हुए, एक नहीं एक एल्युमिनियम की खनी है, तो 2 क्वेश्चन और बचे हुए बच्चों। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन मान लीजिए और निकाले जाएंगे, तो अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए जो कि आज के लेक्चर में करवाना हमारे लिए संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब फिर आधे घंटे से अधिक के लेक्चर हो जाएंगे तो फिर थोड़ी सी समस्याएं हो जाएंगी बच्चों। तो ये थे आपके कुछ प्रकार के क्वेश्चन, जो कि एक फॉर्मूले पे इस पे आधारित क्वेश्चन मैं बता ही रहा हूँ कि इस फॉर्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन आता है और एक अनुपात वाला। अब 2-3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसके हम अगली लेक्चर में देख लेंगे, और फिर आपका ये जो न्यूमेरिकल है इससे संबंधित वो समाप्त हो जाएगा बच्चों, ठोस अवस्था से संबंधित। तो ये लेक्चर बच्चों आपको कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, मैं समझाने में समर्थ था कि नहीं था, ये सारी चीज़ें आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।